नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे खबर से जुड़ा हर एक अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख। तो ये इस वक्त आपको बता दें कि आज न्यूज पंच के जरिए 4 प्रमुख खबरें होंगी, जिसमें पहली खबर होगी चुनाव एक चुनौती अनेक, क्योंकि इस पर आज जेपीसी की तरफ से प्रस्ताव जाएगा। जेपीसी के कौन कौन सदस्य होंगे उसमें इस पर नाम सामने आ चुके हैं और आज ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही दूसरी अहम खबर होगी इस वक्त बर्क से जुड़ी। क्या बर्क है मीटर के चीटर, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से उनका बिजली का बिल शून्य आ रहा था। 2 दिन पहले ही बिजली विभाग ने वहां पर पहुंच करके मीटर बदला है और आज सुबह एक बार फिर से टीम वहां पर पहुंची और टीम को क्या क्या मिला है आगे जानेंगे न्यूज पंच के जरिए। लेकिन इसी के साथ तीसरी प्रमुख खबर है मुंबई से जुड़ी हुई कि आखिर मुंबई में जो नाव हादसा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। विस्तार से आपको बताएंगे इस हादसे के बारे में एक एक अपडेट। लेकिन साथ ही चौथी खबर होगी देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई कि आखिर दिल्ली में दम घुटता है, क्या प्रदूषण कम होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। तो इन 4 प्रमुख खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में की गई है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम कहीं ना कहीं देखने को मिला है। कुलगाम मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी अभी भी जारी है और अभी तक 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। इसके साथ ही कई और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता इस वक्त मिली है, जहां आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम में ये मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया था आतंकियों के खिलाफ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। बढ़ती आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम भी देखने को मिला है, क्योंकि पिछले हफ्ते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद एनएसजी के लिए स्थायी केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई और एनएसजी के 3 से 4 कंपोनेंट रहेंगे हमेशा तैनात। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा का ऑडिट भी किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता आज मिली है। दरअसल 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो कुलगाम मुठभेड़ में हालांकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और इस मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार आतंकवादियों के वहां छिपे होने की जानकारी टीम को मिल रही थी, जिसके बाद में ये बड़ा कदम और पिछले हफ्ते स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाने का आदेश दिया गया था। एनएसजी के लिए स्थायी केंद्र स्थापित करने की भी मंजूरी दी गई थी और इसके बाद एनएसजी के 3 से 4 कंपोनेंट हमेशा अब वहां पर तैनात रहेंगे। संवेदनशील जो स्थान है उनका लगातार सुरक्षा का ऑडिट किया जाएगा और कुल मिलाकर एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रही, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में आगे खबरों में रुक करते हैं, जहां आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं और ऐसे में एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे और विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए सदन के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद अब आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे। जेपीसी में कौन कौन सांसद रहेंगे इसके लिए नाम भी तय हो चुके हैं। आपको बता दें कि इसमें कुल 31 सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये गठन किया गया है। तो वहीं समिति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ साथ एनडीए के दलों के साथ साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार से भी सांसदों को शामिल किया गया।
अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद के सत्र से पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक सदन के पटल पर रख सकती है और इस पर करेंगे अपने संवाददाता से बात। लेकिन उससे पहले आप एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा के आखिर कौन कौन से सांसदों को शामिल किया गया, क्योंकि वन नेशन और एक और मिशन के तौर पर इसे अब देखा जा रहा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज इसका प्रस्ताव रखते हुए लोकसभा में नजर आएंगे। इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जेपीसी में 31 सांसद होंगे। ये इसको लेकर के नाम जो है वो भी तय कर लिए गए हैं। जेपीसी के नाम अब लगभग तय है। 31 सांसद होंगे कुल, जिसमें से लोकसभा के 21 सांसद और साथ ही राज्यसभा से 10 सांसदों के नाम इस लिस्ट में सामने आए हैं, जिसमें हम देखें तो एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के दलों जो सांसद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, दोनों गठबंधन के। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं पीपी चौधरी, वो इस कमेटी की अध्यक्षता करते हुए हमें नजर आएंगे। और इसके साथ ही कौन कौन से नाम शामिल है वो भी आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी से बांसुरी स्वराज अनुराग ठाकुर का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी से और भी कई सारे नाम इसमें शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी का नाम इसमें शामिल किया गया है। अब ये समिति का गठन आज किया जाएगा, प्रस्ताव इसको आज पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जेपीसी समिति का समीकरण क्या है वो भी आपको बता दें। पीपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो कि अध्यक्ष की भूमिका इसमें कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सीएम रमेश, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम जेपीसी में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखिए तो अगला नाम है बांसुरी स्वराज का, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में जब चुनाव हुए थे, जो लोकसभा चुनाव थे, तो दिल्ली से उन्होंने जीत दर्ज की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। पुरुषोत्तम भाई रूपाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका भी नाम इसमें शामिल किया गया। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो ये लंबी फहरिस्त है। कुल मिलाकर 31 सांसद हैं और अब ये 31 सांसदों की जो पूरी टीम है जेपीसी, वो अब तय करेगी कि आगे किस तरीके से इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ऋषि, अगर देखा जाए तो लगातार जेपीसी को लेकर मांग की जा रही थी वन नेशन वन इलेक्शन पर, और अब आज ये प्रस्ताव दिया जाएगा। हालांकि जो 31 नाम है वो हम सभी के सामने है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण पहले इस मामले में कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव का जो बिल है, वो बिल 2 विधेयकों के माध्यम से इस कार्य को पूरे करने के लिए सरकार ने अपने एजेंडे को लोकसभा में रखा था। और बिल के इंट्रोडक्शन के समय में तमाम विपक्ष के लोगों ने जब इस पर अपनी बात रखी और वोटिंग तक हुई इसमें, और हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के लिए भी वोटिंग कराई जा सकती है, तो वोटिंग में सरकार जीती और उसने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जिस तरीके से हम जानते हैं कि इंट्रोडक्शन के दौरान ही ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से साफ कर दिया गया था, जो अर्जुन राम मेघवाल जो कानून राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में ही इसे स्पष्ट कहा था कि इसे जेपीसी को भेजना ज़्यादा उचित होगा। हम जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक स्क्रूटनी सिस्टम है। स्क्रूटनी के लिए किसी भी बिल को जब जेपीसी में भेजा जाता है तो उस पर एक गंभीर उसका परीक्षण होता है। हर एक पहलू उसमें शामिल हो जाते हैं, विशेषज्ञों से लेकर जो संविधान विशेषज्ञ हैं, कानूनी जानकार हैं, बड़े बड़े वकील हैं, इन सब की राय ली जा सकती है, और जो सामाजिक संगठन है उनकी राय ली जा सकती है। और समिति के पास अधिकार होते हैं कि वो किसी को भी इस मामले में बुलाकर उनसे राय शुमारी भी कर लेती है। तो एक बड़ी पहल है, एक चुनाव कराने की जो पहल है एक साथ, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की जो पहल है, इस कानून के माध्यम से पूरी होगी। इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं इस समिति के माध्यम से देश के सामने आएंगी। सरकार ने इससे पहले मैंने देखा था कि एक समिति बनाई थी। एक तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट इसमें ली गई थी। लॉ कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों के साथ सिलसिलेवार तरीके से बात की थी, और उसके बाद इसमें एक समिति बनी थी पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, तो उसने भी अपनी रिपोर्ट दी है। तब जाके सरकार ने इस पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाया है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, और लगातार लोकसभा की कार्रवाई पर आप अपनी नजर भी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के अब प्रस्ताव दिया जाएगा, और इसके साथ ही चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में लगातार संग्राम मचा हुआ है, और आज भी इस पर हंगामे के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, जिसके बाद सरकार की ओर से विपक्ष को आईना दिखाने में भी देर नहीं हुई।
हालांकि बीते कल की बात करें तो सदन में हो रहे हंगामे पर राज्यसभा के सभापति ने उच्च सदन को स्थापित करने से पहले ये स्पष्ट किया कि उन्होंने सदन में गृह मंत्री द्वारा दिए गए भाषण को 2 बार सुना है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा हमला कांग्रेस पर किया और पंडित नेहरू पर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले पर आज भी संसद में हंगामे के आसार साफ नजर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का, और उससे पहले हम ग्राफिक्स पे एक नजर डाल लेते हैं कि आज किस तरीके से संसद का सत्र हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज भी संसद में हंगामे के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष के बीच तकरार लगातार बनी हुई है और बाबा साहेब पर आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि जो अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था उसको लेकर सभापति की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। अमित शाह ने हालांकि कांग्रेस को उससे पहले ही आईना दिखा दिया है, जब कांग्रेस ने लगातार अपने बयान की बात कही। गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं फंसती हुई लगातार नजर आ रही है। लगातार इसको लेकर के हंगामा किया गया। वायरल वीडियो जो किया गया था, जिस वीडियो को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही थी, उस वायरल वीडियो का सच क्या है वो अमित शाह बता चुके हैं। कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश अमित शाह की तरफ से बीते कल किया गया है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं सभापति ने भी गृह मंत्री के इस भाषण पर पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि 2 बार उन्होंने इस भाषण को सुना है और इस भाषण में कुछ भी गलत नहीं है। इसके साथ ही वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब कहीं ना कहीं बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान सामने, उन्होंने कहा कि नेहरू ने किया था अंबेडकर के खिलाफ प्रचार। पुराने टाइम को याद करते उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ प्रचार किया था और अपमान तो कांग्रेस करती है। उधर कांग्रेस भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और इसी पर अगर हम देखें तो भाजपा सांसदों ने प्रदर्शन किया है। आखिर क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, वो आपको सुनाते हैं। इसी पाप की आग बुझाने की कोशिश में है जो बुझेगा नहीं। अब गांव-गांव के लोग पूछेंगे, क्या नेहरू से छोटे थे बाबा साहब? क्या इंदिरा जी से छोटे थे बाबा साहब? 90 में तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार गैर कांग्रेसी सरकार था। तो कहीं ना कहीं अपमान का जो ये मुद्दा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आज भी संसद में हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले उठाया गया, जिसको लेकर सभापति ने हालांकि क्लीन चिट दे दी है, और वहीं गृह मंत्री का कहना है कि ये वीडियो जो है उस पर तोड़ मरोड़ कर इसको एडिट किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पर्दाफाश किया गया। देखिए, आज बीजेपी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी के सांसद, और वो पूरा इतिहास लेकर आए हैं कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कांग्रेस की सरकारों ने दिया था, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया था कांग्रेस पार्टी ने, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर का तैल चित्र लगने नहीं दिया था कांग्रेस पार्टी ने, जबकि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने खुद को ही भारत रत्न दिया था। तो सिलसिलेवार तरीके से बाबा साहब के अपमान की बात अब बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार ने किया था, और उसको लेकर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल हमने देखा कि बीजेपी ने कहा कि जो एडिटेड वीडियो एक तरह से कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया कुछ नेताओं के द्वारा, उस पर एक कानूनी राय भी बीजेपी देख रही है कि क्या कुछ नोटिस दी जा सकती है। तो ये पूरा मामला हम बहुत गरमाया हुआ देख रहे हैं। संसद भवन परिसर में एक तरफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बाबा साहब के अपमान का, वहीं कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। तो ये बहुत दिलचस्प हम देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी पूरे तथ्यों के साथ जो भी कुछ देश की आज़ादी के बाद जब सरकार बनी, किस तरह से इस्तीफा देना पड़ा कानून मंत्री के तौर पर बाबा साहब को, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा पत्र में, किस तरह से उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तमाम उन जो इतिहास के तथ्य हैं जो दस्तावेजों में दर्ज हैं उनको अब सामने ला रही कि देखिए नेहरू गांधी परिवार ने कभी भी दरअसल बाबा साहब के आदर्शों या विचारों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। बाद में चाहे ओबीसी कमीशन पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, और एक और मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण के हमेशा बाबा साहब विरोधी रहे, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है,
कांग्रेस ने कई बार कोशिश की, उनकी राज्य सरकारों ने की, केंद्र में भी ये कोशिश हुई, और अब इस तरह के तमाम जो दस्तावेजों में दर्ज तथ्य है वो सामने लाए जा रहे हैं कि बाबा साहब ने किस तरह से शुद्ध होकर ये कहा था कि नेहरू गांधी और कांग्रेस परिवार को। शैलेंद्र नजर आएंगे संसद में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार अपनी नजर संसद भवन की इस कार्रवाई पर बनाए रखिएगा। इसी के साथ अगली अहम खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है और इसके बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज सुबह सुबह जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर तो ऐसा लगा जैसे कोई सैन्य छावनी हो, क्योंकि उनके घर और मोहल्ले में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। दरअसल आज सुबह बिजली विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ सांसद जी के आवास पर पहुंची, चेकिंग के लिए वहां पर पहुंची थी और हाल ही में लगाए गए 2 डिजिटल मीटर की रीडिंग ली गई, क्योंकि इससे पहले पिछले कई महीनों से सांसद की बिजली का बिल जो है वो 0 आ रहा था। हिंसा के बाद से चेकिंग अभियान में बड़ी संख्या में कटिया कनेक्शन की भी बात सामने आई। तो वहीं बिजली विभाग की टीम लगातार बिजली चोरी पर कार्रवाई कर रही है और करीब 176 लोगों को बिजली विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया है। और अब इन्हीं सब के बीच में सपा सांसद भी लपेटे में आ चुके हैं और अब बिजली चोरी और मीटर में गड़बड़ी का मुकदमा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज हो सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि सपा सांसद बिजली चोरी मामले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि हमारे संवाददाता इस समय लगातार संभल में मौजूद है, इस पर ताजा अपडेट ले लेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरीके से जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। क्योंकि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और अब एक और मुश्किल हो गई है। लैब रिपोर्ट सामने आई है और इस लैब रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जो पुराने मीटर से बिजली चोरी की गई है, जो पुराना मीटर उनके यहाँ लगा हुआ था, अब उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा किया गया और दोनों मीटर से बिजली चोरी हुई है, ये बात लैब रिपोर्ट में साफ हुई है। सांसद के पिता ने बिजली कर्मचारियों को धमकाया था, जिसके बाद में कहीं ना कहीं हम देखें तो 6 महीने से जो बिजली की रीडिंग है वो लगातार 0 आ रही थी। इसको लेकर के हमने आपको बीते कल भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से जो पूरा बिजली का बिल है वो 6 महीने तक लगातार 0 है, जबकि सांसद जी के घर में कई सारे बिजली के उपकरण जिसमें एसी भी शामिल है। और ऐसे में एक बड़ा खुलासा लैब रिपोर्टर के साथ हुआ है। और इसी पर सीधा हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। निशांत, आप पिछले कई दिनों से लगातार संभल में बने हुए हैं, एक एक अपडेट हमारे तक साझा कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम आज की बात की जाए तो छावनी के तौर पर समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर के आसपास छावनी जैसा माहौल देखा गया। अचानक से सुबह सुबह बिजली विभाग की टीम उनके घर पहुंचती है। जियाउर रहमान के लिए बढ़ चुकी है और धारा 135 विद्युत विभाग के अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें मीटर से टेम्परिंग की बात की जाए और बिजली चोरी की बात की जाए। उसके आधार पर ये जो FIR है उन पर दर्ज की है। दूसरी FIR उन पर दर्ज होने जा रही है नकासा थाने में, जो सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारी गए थे, जो उनके पिता के द्वारा उनको धमकाया गया, उसको लेकर एक और FIR दर्ज की जाएगी, जिसमें उनको धमकी दी गई कि हमारी सरकार आएगी तो आपको देख लेंगे, जैसा कि विद्युत कर्मचारियों ने बताया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सपा सांसद की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। और आपको मैं एक आंकड़ा देना चाहूंगा, सबसे पहले कृतिका, किस तरीके से उनके घर में जो सामान है अगर आप देखेंगे तो 2 LED टीवी जो कि केवल भूतल पर है, ग्राउंड फ्लोर पर 2 सीलिंग फैन है, 3 वॉल फैन है, 4 फ्रेश एयर फैन है, 5 LED टीवी है, 6 एग्जॉस्ट फैन है, 7वें नंबर पर अगर बात करें तो AC स्प्लिट है, 8वें नंबर पे LED बल्ब है। और ये केवल एक फ्लोर की बात है। इसी तरीके से फर्स्ट फ्लोर पर और फिर सेकंड फ्लोर पर भी सामान है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका 6 महीने से बिजली का बिल 0 आ रहा है तो ये समझ से परे है कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी सांसद साहब इस्तेमाल करते हैं जो कि आम नागरिकों के पास नहीं है। इसी के चलते आज उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है और दूसरा मुकदमा अब से कुछ ही देर बाद नकासा थाने में दर्ज किया जाएगा, जो विद्युत विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी गई उसको लेकर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। संबंध से जुड़ी एक एक अपडेट हमारे सहयोगी निशांत लगातार पहुंचाते थे, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। सीधा रुख करते हैं अगली खबर का, जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कल एक बड़ी खबर सामने आई। यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया के पास लोगों से भरी हुई एक नाव की टक्कर एक स्पीड बोट से हुई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 101 लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान भी बचाई गई। और जानकारी जो मिली है उसके अनुसार नाव का नाम नीलकमल है और ये एलिफेंटा की ओर जा रही थी। हालांकि और उसी दौरान यह हादसा हुआ और हादसे के बाद बोट चालक समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बोट हादसे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से मृतकों के परिजनों को दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच भी होगी। नौसेना के साथ पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त अपने संवाददाता का, और उससे पहले आपको दिखाते हैं हादसे से जुड़ी 3 तस्वीरें और बताते हैं कि सरकार ने इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया है। तो सबसे पहले इस हादसे से जुड़ी वो 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जब यह हादसा हुआ था मुंबई में कल शाम, उस वक्त की ये तीनों तस्वीरें हैं, जहां सबसे पहले ही तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जब ये हादसा हुआ और किस तरीके से जो नाव है वो बोट से टकराई है, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू के बाद में जिन लोगों की जान बचाई गई उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी के साथ ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए किस पहली तस्वीर में नाव हादसा, जब ये हादसा हुआ था, जब बोट टकराई थी। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया गया और 101 लोगों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई है। और ये तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जब इस हादसे के बाद में जो लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया उनको अस्पताल पहुंचाया गया। और इसी के साथ सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए इस पूरे हादसे को लेकर, कैसी नजर है सरकार की, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। मुंबई नाव हादसे पर सरकार कर लेते हैं, जो कि है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी। जी हाँ, दरअसल क्या देश की राजधानी दिल्ली यानी कि दिल वालों की दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण से कोई राहत फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार तीसरे दिन भी 400 के पार है, तो कुछ इलाकों में AQI 500 के करीब भी पहुंच चुका है। कुल मिलाकर दिल्ली वाले इन दिनों ट्रिपल मार झेल रहे हैं। पहली ठंड की मार, दूसरी कोहरे की मार और तीसरी जहरीली हवा। अब इस ट्रिपल अटैक से दिल्ली वालों को जल्द राहत मिलती फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, बल्कि हालत दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। ऐसे में ये जहरीली हवा स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर रही है, साथ ही बुजुर्गों, सांस के रोगी और बच्चों के लिए भी बेहद खराब है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? इस जो लगातार अगर हम देखें तो वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दिल्ली का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 450 के पार चला गया है, और इस वायु गुणवत्ता सूचकांक के ऊपर कई स्टडी सामने आई है। शिकागो की एक स्टडी है कि जिस तरीके से वायु का प्रदूषण दिल्ली में बढ़ा है, तो दिल्ली वालों की उम्र 12 साल कम होती जा रही है। ये एक खतरनाक मामला है ये, और इस स्टडी में दिखता है कि किस तरीके से दिल्ली के लोग घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और दूसरी अगर स्टडी को अगर हम WHO के मापदंड से अगर हम देखें तो WHO के मापदंड के हिसाब से अभी जो दिल्ली में वायु का जो प्रदूषण है वो दिल्ली का वायु प्रदूषण 25 गुना अधिक है। तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरीके से वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ा है, जिस तरीके से वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं, दिल्ली अब रहने के लायक नहीं बची है। या जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो काम की वजह से रह रहे हों या पलायन की वजह से रह रहे हों या नौकरी पेशा की वजह से रह रहे हों,
उनके लिए दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल दिल्ली अब और, रहने लायक नहीं बची है धीरज, जो और यही जानकारी सवाल आई है लगातार उठ रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली का आखिर ये हाल कब तक रहेगा। फिलहाल शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट साझा करने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर इन दिनों ग्रैब 4 भी लागू किया हुआ है, उसकी पाबंदियां भी लागू हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण पर कोई लगाम नहीं लग रही। इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।